Now, next one our topic is measurements. Measurements. And how we measure the different types of the substances. First of all, we want to measure the temperature. For temperature, 3 types of scales are present. And these scales are known as thermometers. What do you mean by the thermometers? Which can measure the heat, the degree of hotness and coldness. And 3 types of scales are present. First one, centigrade. Okay. In centigrade, it starts from 0 and ends at 100. The freezing point of the water is 0 degrees centigrade and boiling point of the water is 100 degrees centigrade. And how many number of divisions are present on this scale is 100. If 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसका मतलब मैंने इसे नाम दिया 10 डिग्री. सही है. इसका मतलब मैंने इसे नाम दिया 20 और इसे मैंने नाम दिया 30. अब आप मुझे बताएंगे व्हाट विल बी द रीडिंग. 1, 2, 3, 4. बताइए इस 4 पे इस थर्मोमीटर स्केल की रीडिंग क्या है. व्हाट इज द रीडिंग? 34 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, नेक्स्ट वन, Fahrenheit. Fahrenheit starts from 32 and ends at 212. Starts from 32 and ends at 212. 1, 2, 3, 4, 5. बताइए इस 5 पर रीडिंग क्या होगी. What will be the reading? 33, 34, 35, 36, 37. And what is the reading? 37 degree Fahrenheit. Is it clear? हम सिर्फ यही नहीं सीख रहे कि टेम्परेचर स्केल्स क्या होते हैं. How we note down the reading on different types of scales. हमें थर्मामीटर पढ़ना आना चाहिए. तो अब आप देख रहे हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ द थर्मामीटर्स आर प्रेजेंट. आप उसको डिजिटल भी कह सकते हैं, आप उसको एनालॉग भी कह सकते हैं. सही. लेकिन आपके पास बेसिकली जो आप यूज करते हैं इन फॉर्म ऑफ द केमिकल लेबोरेटरीज, तो आपके पास यही थर्मामीटर्स होते हैं जिनकी रीडिंग आपको नोट डाउन करनी होती है. और वहां पे मरकरी का लेवल, मरकरी इज फिल्ड इनसाइड द थर्मामीटर. मरकरी लेवल राइज और फॉल होता है for the increase or decrease of temperature. Sometimes the grayish material mercury is filled inside the thermometer. Sometimes the reddish mercury is filled. हम सिर्फ उसे colored कर देते हैं और कुछ नहीं. The third one scale is Kelvin. The third one scale is Kelvin. And Kelvin is the SI unit of the temperature. SI unit. What do you mean by the SI? The international सिस्टम. यूनिट्स डिफरेंट क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं और उन यूनिट का वर्ल्ड वाइड एक सिस्टम बना दिया गया है. दैट सिस्टम इज नोन एज द एसआई. तो अगर टेम्परेचर की वर्ल्ड वाइड यूनिट, जैसे टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड, इसी तरह टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होगी केल्विन. केल्विन इज स्टार्ट्स फ्रॉम 273 एंड एंड्स एट 373 एंड एंड्स एट 373. इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज द सिमिलैरिटी इन बिटवीन द सेंटीग्रेड एंड द केल्विन स्केल. 100 divisions are present on both of these scales, but difference 0 से start है 32 and then 273. The largest one scale is Kelvin scale. 273 then 273 देन मैंने यहाँ पे लिखा 283, देन मैंने लिखा 293. यहाँ क्या आना चाहिए 303. यानी मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंस पूछना चाहा कि इस
पॉइंट पर रीडिंग क्या होगी? क्या यहाँ तक बात समझ में आई? तो क्या टेम्परेचर कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ द थर्मामीटर्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थर्मामीटर्स आर प्रेजेंट। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ये आप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पर्पस के लिए जो भी सेपरेटर सेटअप लगाते हैं उसका नाम थर्मामीटर इंसर्ट करते हैं, तो टेम्परेचर रीडिंग राइज होती है और आप जैसे ही वहां पे मेल्टिंग यानी सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू द लिक्विड, जैसे ही वहां पे बॉइलिंग, जब लिक्विड बॉइल्स, कैसे भाई लिक्विड बॉइल्स? क्योंकि चेन ऑफ बबल अराइज होना शुरू होती है, आप टेम्परेचर नोट करते हैं, तो टेम्परेचर नोट करने की, रीडिंग नोट करने की ट्रिक्स आनी चाहिए आपको। इज दिस क्लियर? Yes or no? Next one. Next one is the quantity is mass. For this purpose, measurement of mass. What is mass? Quantity of matter. What is mass? Quantity of matter. And what is quantity of matter? How much quantity of matter is present? How much quantity of solid? How much quantity in form of their volume, the space occupied by that particular matter. जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा क्वांटिटी होगी ज्यादा वॉल्यूम, कम क्वांटिटी होगी कम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। लेकिन हम उसे मास की फॉर्म में कैसे देखेंगे, जरा उसे डाउन करते हैं। मास कैन बी मेजरमेंट, आप इसको एक नॉर्मल बैलेंस, जिसे आप फिजिकल बैलेंस कहते हैं। नॉर्मल बैलेंस क्या होता है भाई? किसी जमाने में, और ये बात याद रखिए सब लेबोरेटरिकल ऑपरेटर्स की बात हो रही है, वरना आपने बैलेंसिंग होते हुए डिजिटली बैलेंस डिफरेंट सुपरमार्केट्स में और डिफरेंट सुपर स्टोर्स पे रखे हुए देखे हैं, तो ये वो डिजिटल बैलेंस कहलाते हैं। तो आपके पास जो नॉर्मल बैलेंस है वो पहले कुछ इस तरह का हुआ करता था कि यहाँ पर सारे बैलेंस लगे होते थे, यहाँ पर इसके साथ एक पॉट यानी एक पेन लगा होता था, आपको जिस चीज को वे करना होता था आप इस पेन के ऊपर रखते थे, और यहाँ पर दो तरह की लाइंस होती थी, एक ग्राम्स की और एक मिलीग्राम्स की, और आप यहाँ पे इसकी कीज होती थी, आप उन कीज को एडजस्ट करते रहते थे कि बैलेंस हो गया है, मेजर हो गया है। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ एरर्स विल बी अराइज, ये कभी बैलेंसिंग सही ना हो, मैंने कीज एडजस्ट ना की हो, नोट डाउन करने वाले को सही तरह बैलेंसिंग ना आती हो, तो इससे बचने के लिए हमने क्या डिजाइन किया? डिजिटल बैलेंस। और आप उस डिजिटल बैलेंस को किस फॉर्म में देखते हैं? यानी आपके पास वो कुछ इस तरह से मौजूद है कि इस पूरे एरिया के अंदर आपके पास रीडिंग, और ये आपके पास एक डिस्क होती है जिसके ऊपर आप क्या करते हैं? रीडिंग के लिए पॉट या कंटेनर को प्लेस करवाते हैं, और यहाँ आपके पास डिफरेंट टाइप्स के बटन मौजूद होते हैं, टेयर, जीरो या फिर लोअर, हायर, टेम्परेचर मेंटेनेंस। यानी आपको जिस चीज को मेजर करना है, आपने जैसे ही हमें पॉट या पेन रखना है, यहाँ उसकी रीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है अप टू 2 डेसिमल प्लेस। ये सिर्फ 2 ग्राम नहीं बताएगा, 2.03 ग्राम बताएगा। यहाँ क्या होता था? सिर्फ 1 ग्राम। मिलीग्राम्स आता तो था, लेकिन इतना रैंडम आता था कि हम उस पर यकीन नहीं कर पाते थे। यहाँ अब इसके लिए फायदा ये है कि ये रिचार्जेबल भी होता है और आपके पास बैटरी से भी चल जाता है। तो आजकल जो सबसे ज्यादा हमें नजर आता है दैट इज डिजिटल बैलेंस। अगर आप लोगों ने कभी इंडस्ट्रियल एरिया साइड देखा हो तो वहां पर बड़े बड़े कंटेनर्स, सही ना, जो आपके पास शिप्स पे और सब तमाम चीजों पे लोड किया जाता है, उनको वे किया जाता है, उसके लिए टनल्स लगाए जाते हैं, क्योंकि वो आपके पास टन्स के हवाले से बात है, तो क्या वो टनल्स भी आपके पास मौजूद है। तो आपके लिए मास की मेजरमेंट दो तरह से पॉसिबल है, क्या? नॉर्मल बैलेंसिंग जो फेल हो चुकी है, लेकिन अब आप किसके जरिए आप मास मेजरमेंट करते हैं? दैट इज डिजिटल बैलेंस। तो आपके पास ज्यादा एक्यूरेट आंसर किस पर आता है? डिजिटल बैलेंस। व्हाई? इट गिव्स अप टू 2 डेसिमल प्लेस। नेक्स्ट वन, और इसमें पता है मजेदार बात ये होती है डिजिटल बैलेंस में कि आपको जो सब्सटेंस इनसाइड है ना कंटेनर के, आपको सिर्फ उसका मास भी मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? आपने कंटेनर रखा और यहाँ एक बटन होता है टेयर, यानी उसका जितना भी वे क्वांटिटी दिखा रहा है आपने टेयर किया वो 0 हो गया। अब आप इसके लिए जितनी क्वांटिटी ऐड करते जाएंगे
सिर्फ उसी क्वांटिटी का मास नजर आएगा, उस कंटेनर का मास वहां पे नजर नहीं आएगा। ये इसकी सबसे अच्छी स्पेसिफिकेशन है जिसकी वजह से डिजिटल बैलेंस अब लेबोरेटरीज में कीनली यूज होता है। नाउ नेक्स्ट वन पैरामीटर इज वॉल्यूम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहेंगे या फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस कहेंगे, आपके पास वॉल्यूम की मेजरमेंट बहुत ही स्पेसिफिक है। व्हाट डू यू मीन बाय द वॉल्यूम? कैन यू डिफाइन द वॉल्यूम? Space occupied by liquid, solid, gas. Space occupied by matter. किसी भी सब्सटेंस ने जितनी जगह ऑक्यूपाई की है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, आपने एक टर्म में छुपा दिया, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर एनी एनीथिंग। तो कोई भी जगह, कोई भी सब्सटेंस जितनी जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी जितना स्पेस लेता है, आप उसको कैसे मेजर करते हैं? सबसे पहले तो आपको ये बात याद दिलाऊं कि इस मेजरमेंट के लिए आपके पास यूनिट्स है, या तो आप लीटर्स में बात करें या फिर आप क्यूबिक डेसीमीटर में, या फिर आप मिलीलीटर्स में बात करें या फिर आप क्यूबिक सेंटीमीटर में बात करें। सही। इस पर्पस के लिए आपके पास देखें डिफरेंट कंटेनर्स हैं। बीकर 100 ml भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, 200 भी। रैंडम मेजरमेंट के लिए यूज होता है, रैंडम, एक्यूरेसी कभी भी नहीं दे सकता। फिर एक होता है कोनिकल फ्लास्क, और इस कोनिकल फ्लास्क की भी मेजरमेंट 200 क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर आपके पास 250 क्यूबिक सेंटीमीटर है, रैंडम मेजरमेंट। अगर कभी आपसे कहा जाए मेजर द 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, तो आप इन दोनों में से जो सबसे एक्यूरेट पाएंगे दैट इज बीकर। सही है, एज कंपेरिजन टू द कोनिकल फ्लास्क, इन दोनों के कंपैरिजन में बात। लेकिन एक आपके पास एक और मेजरमेंट इक्विपमेंट और ऑपरेटर्स है which is known as the measuring cylinder, which is known as the measuring cylinder. If we want to measure the 50 milliliter of water, 50 milliliter of water, then suitable आपके पास ऑपरेटर्स कौन सा होगा? measuring cylinder. सही। अगर वो आपके पास किसी कैलकुलेशन में यूज नहीं होता और आपको सिर्फ किसी चीज में वाटर मिक्स करना है, तो वाटर बीकर और कोनिकल फ्लास्क के बजाय आप किससे मेजर कर सकते हैं? मेजरिंग सिलेंडर्स। लेकिन ये भी याद रखें, मेजरिंग सिलेंडर एक्यूरेसी के मामले में दो चीजों से बहुत पीछे। फर्स्ट वन, ब्यूरेट। देखा है ब्यूरेट? एक लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब है, सही है, इलॉन्गेटेड, और इसका एक एंड ओपन होता है और दूसरा एंड आपके पास कुछ इस तरह से डिजाइन है और यहाँ पे क्लैंप लगा होता है। और ये होती है आपके पास मेजरमेंट, अगर मैक्सिमम लेना चाहें तो 100 ml, बट नॉर्मल ब्यूरेट इज कैपेसिटी इज 50 ml और 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसकी खास बात क्या है? ये 0 से स्टार्ट, देन यहाँ पर क्या आएगा? 1, फिर क्या आएगा? 2, फिर क्या आएगा? 3, देन क्या आएगा? 4। और अगर मैं इसकी एक्यूरेसी की बात करूं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, यानी अगर मैं अब इसे मॉडिफाइड फॉर्म में दिखाऊं तो ये 0 और यहाँ पर 1, 1 2 3 4 5, इस पॉइंट को हम पढ़ेंगे 0.5। मतलब इसका एक्यूरेसी लेवल आप चेक कीजिए, इसमें आपके पास 0.1 प्लस माइनस तक आप जो है वो रीडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। सही, इट इज मच मोर बेटर एज कंपेयर टू द मेजरिंग सिलेंडर। अब अगर मैं आपसे कहूं 1 2 3 4 और फिर आपके पास यहाँ पर आया 5, तो ये किसके इक्वल बना? 1। जरा मुझे बताइएगा, अगर मैंने 1 2 3 4 और यहाँ पे लिखा 5, व्हाट विल बी द रीडिंग? 4.5। चले एक और रीडिंग बताइएगा ब्यूरेट।
ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपके पास बहुत बार पूछा गया है। 35 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ मैंने लिखा 36। मैंने कहा ये जो मैंने लिक्विड फिल किया है इसकी इस वक्त रीडिंग क्या है? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इस वक्त रीडिंग क्या है? 35.6। क्या ये बात समझ में आई? दिस इज नोन एज द लोअर मेनिस्कस। मेनिस्कस लेयर ऑफ लिक्विड। और आप जानते हैं लेयर ऑफ लिक्विड को कभी भी हम स्ट्रेट नहीं बताते ना, हमेशा क्या होता है वो ड्यू टू द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या आपको रीडिंग नोट डाउन करना आना चाहिए? ये ब्यूरेट रीडिंग्स हैं। तो आपके पास अगर एग्जैक्ट 50 ml मेजर करना हो, ना बिकर ना ही मेजरिंग सिलेंडर, बल्कि आपके पास एग्जैक्टली कौन वहां पर सुटेबल रहेगा, दैट विल बी ब्यूरेट। एक और आपके पास इक्विपमेंट है, शायद आप उसे पहचान लें। अच्छा, इसके ना दोनों एंड्स ओपन है। एक आपके पास जो एंड है यहाँ पे अक्सर मार्क होता है कि भाई ये 10 ml है, या फिर ये 20 ml है, या फिर ये 25 है। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? पहले तो चलें इसका यूज सीखते हैं। मुझे अगर किसी सोल्यूशन से जो है वो 10 ml पिपेट आउट करना है, तो ये रहा आपके पास बीकर और मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दी पिपेट, सही है। और यहाँ तक ये 10 ml मार्क था, मैंने 10 ml यहाँ से लिया और इसे दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दिया। If we want to measure the 20 ml, then can we use the pipette twice? No. Number of errors arise हो सकते हैं। आप एक बार सोल्यूशन के लिए 10 ml लेंगे, that's it। लेकिन जब आप दूसरी बार इसी को लेंगे तो कोशिश करेंगे कि आप एग्जैक्टली 20 ml वाली, आप 10 ml के जरिए 5 times 50 ml मेजर नहीं कर सकते। नंबर ऑफ एरर्स अराइज होते। जितनी बार आप ऑपरेटर्स को रिपीट करेंगे एक ही एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट, इसका मतलब अगर मुझे 100 ml लेना हो तो मैं 10 ml पिपेट से 10 टाइम्स जो है वो सोल्यूशन क्या करूं, डिस्कार्ड करूं। तो याद रखें, जितनी बार आप सोल्यूशन में एंटर करेंगे और ट्रांसफर करेंगे, नंबर ऑफ एरर्स क्या होंगे, अराइज। हमारी एक्यूरेसी लेवल ये कहता है आप सिंगल मोमेंट पे, आप सिंगल जो है वो पैटर्न पे, अटेम्प्ट पे एक ही बार में सोल्यूशन को क्या करें, शिफ्ट करें, ताकि नंबर ऑफ एरर्स अराइज ना। इसको यूज करने का तरीका है, यहाँ पे हम लगाते हैं जो है वो डिफरेंट ब्लोइंग या सकिंग मटेरियल्स होते हैं। एक बॉल होती है रबर की और उसके जरिए हम सोल्यूशन क्या करते हैं, सक। लेकिन हमारे यहाँ बहुत डिफरेंट मेथड है, सही है। हम सिर्फ उसे क्या करते हैं, सक करते हैं। स्लाइक का पिपेट हम इसे यहाँ से सक कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ वो सोल्यूशंस जो बिल्कुल, अगर एसिड होगा ना तो वो बिल्कुल ऐसा एसिड होगा जैसे सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर एसिड मौजूद होता है, यानी वो हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये बात याद रखिए, ये सब मेजरिंग जो है वो इक्विपमेंट्स है। इनके अलावा कोई एक लिक्विड को मेजर करने का कोई भी एक ऑपरेटर्स बताइए एक्सेप्ट दीज। It's a container. No idea. What is this? इसका नाम नहीं आ रहा। क्या नाम है इसका? मुझे टेस्ट ट्यूब। तो अगर आपको एक्यूरेट मेजर करना है 20 ml तो आप ब्यूरेट से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको रेंडमली जो है वो मेजरमेंट करनी है तो आप किससे हेल्प ले सकते हैं, टेस्ट ट्यूब्स। सही है, इट्स अप टू 20 और 25 क्यूबिक सेंटीमीटर। इज इट क्लियर?
ये बात याद रखिए, नेक्स्ट टाइम जब क्लास में बैठेंगे ना, इससे रिलेटेड एक वर्कशीट लाऊंगी, क्योंकि अभी तो आप लोग बहुत प्यार भरे अंदाज में गर्दनें हिला रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह यार, ये तो बच्चों के लिए बहुत हलवा टाइप हो गया टॉपिक। लेकिन यही चीज जब वर्कशीट में क्वेश्चंस में पूछी जाती है तो आप जरा थोड़े से गड़बड़ा जाते हैं कि विच टाइप ऑफ द ऑपरेटर्स विल बी सुटेबल। जी मेरे सामने सॉल्व करेंगे ना, यहाँ तक क्लियर है बेटा? नेक्स्ट कोई सब्सटेंस बताएं जिसको हम मेजर कर सकते। भाई मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नेक्स्ट टाइम। अगर मुझे ये काउंट करना है कि मेल्टिंग पॉइंट या फिर ड्रॉप्स ऑफ वाटर या फिर टाइट्रेशन प्रोसेस या फिर बॉइलिंग प्रोसेस कितने टाइम के अंदर जो है वो कंप्लीट होता है, इसके लिए हम डिफरेंट जो है एनालॉग वॉचेस यूज करते हैं, जिसको हम सबसे ज्यादा जिस नाम से जानते हैं इट इज नोन एज स्टॉपवॉच। अब तो आपके सेलफोन्स में भी ये चीज मौजूद होती है टाइमर के नाम से, आप वहां पे भी ले सकते हैं। लेकिन इसी अच्छी बात क्या है, चाहे टाइमर्स हो या फिर आपके पास स्टॉप वॉच, आप मिनट्स, सेकेंड्स एंड इन फॉर्म ऑफ द मिली सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स भी आप उसे ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये रीडिंग कभी भी रुकने में नहीं आती, ये कंटिन्यूस रहती है। लेकिन यहाँ पर हमें किसी ना किसी लेवल पर ये नजर आ जाता है 40, 50, सही है 56, लेकिन यहाँ पर आपके पास 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 60 मिनट्स आपके पास ये इन्फॉर्म आ जाता है। तो हमें आवर्स में नहीं, हमें हमेशा टाइम किस में चाहिए होता है, मिनट्स एंड सेकेंड्स। इसका मतलब टाइम के लिए आप हमेशा किसे यूज करते हैं, स्टॉपवॉच। अच्छा पहले जमाने में ये होता था, बड़ा एक रैंडम सा अंदाज होता था स्टॉपवॉच का कि आप, हाँ जी वो टैपिंग होती थी और आपने उसे ऑन किया, लेकिन उसमें अक्सर प्रॉब्लम ये आती थी वो सही वक्त पे टैप ना किया, गलत। ये तो हम क्या करते हैं आजकल डिजिटली है, आपने सिर्फ और सिर्फ टाइम सेट कर दिया कि इतने बजे से इतने बजे तक आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, आपने उसका टाइमर सेट किया हुआ है, वो अपने पर्टिकुलर टाइम पे ऑन होकर अपने पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो जाएगा ऑफ, और आपके पास वो टाइमिंग क्या होगी, शो करना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वन कोई सब्सटेंस बताएं जिसको हम मेजर कर सकते। गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर मैंने वॉल्यूम पे ये सवाल किया था ना, तो इसीलिए किया था कि शायद आप में से कोई ये बच्चा कहे कि मिस आपने वॉल्यूम ऑफ लिक्विड तो बताया लेकिन हमें वॉल्यूम ऑफ गैस नहीं बताया, हाउ वी मेजर द वॉल्यूम ऑफ गैस। और उस वक्त जब मैंने लिक्विड के ऑपरेटर्स पूछे थे तो एक आवाज आई थी सिरिंज, ये तो सिरिंज जिसे आप कहते हैं गैस सिरिंज, देखिए कभी नॉर्मल सिरिंजेस देखिए, बिल्कुल वैसी ही होती है, कोई अलग चीज नहीं है। और नॉर्मल सिरिंजेस में आपके पास एक प्लंजर मौजूद है जो बैक साइड ऑफ जो है वो सिरिंज पे मौजूद है। इसका मतलब अगर आप गैस की मेजरमेंट करना चाहते हैं तो प्लंजर पे आपका जो है वो आपकी हैंडलिंग बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपके पास एक खाली सिरिंज भी रखी है जो इंजेक्शन के लिए, इंजेक्टेबल के लिए आप यूज करते हैं, आप उसका प्लंजर जब ओपन करेंगे क्लोज करेंगे आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ द एयर, एंड एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो जब आप इसका प्रेशर अप्लाई, जैसे आप उसका प्लंजर जो है वो क्या करेंगे पुल, तो क्या होगा, आप जिस पॉइंट पे लाके रोकें, इसका मतलब आप यहाँ से रीडिंग नोट करते हैं, उसके ऊपर बकायदा मार्किंग होती है, और कैसी मार्किंग होती है ये डिपेंड करता है विच काइंड ऑफ गैस सिरिंज इज प्रेजेंट एंड एट व्हाट कैपेसिटी, वो 5 क्यूबिक सेंटीमीटर है, वो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है, या फिर वो 15 क्यूबिक सेंटीमीटर है, या फिर वो 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन आप गैस को किसकी फॉर्म में, गैस सिरिंज की फॉर्म में क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो बेटा ये जो मैंने कुछ मेजरमेंट से रिलेटेड बड़ा ही, कोई मैंने इतना डीप में आपको नहीं बताया क्योंकि मुझे पता है कि इससे रिलेटेड अगर इतनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, अब
सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पढ़ लेते हैं हाउ वी अप्लाई, सही है, एंड हाउ वी सॉल्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स which will be present in your worksheets, in your past papers or in your question papers. तो हमने जो पढ़ा इसे हम नेक्स्ट टाइम अपनी एक वर्कशीट में सॉल्व करें, सही, तो पढ़ के बैठना है। और ये भी एक बात याद रखें, किसी भी किस्म की केमिस्ट्री की बुक आप जो भी यूज कर रहे हैं, जब भी आप केमिस्ट्री की क्लास में आप अपने साथ बुक लेकर, ताकि हम जो टॉपिक पढ़े उसे उसी वक्त एक बार रीड आउट करें और उसमें कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम, कोई भी मसला हो तो हम उसे वहीं के वहीं सॉर्ट आउट करें। डिफरेंट बुक्स होंगी, डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी अराइजिंग, और वो हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल है। हम स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक व्हिच इज नोन एज एटॉमिक स्ट्रक्चर। व्हाट डू यू नो अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर? ऑर्बिटल्स एंड शेल्स। यहाँ तक तो हम बहुत बाद में गए थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ओके, ये कोई एक प्लम पुडिंग मॉडल था। व्हाट वाज दैट प्लम पुडिंग मॉडल अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर? नो आइडिया। पुराना जो क्या वो उसमें सिर्फ दो चीजें थी, कुछ मिसिंग। क्या मिसिंग? वो नहीं याद आ रहा। नहीं याद आता। चले हम पढ़ते हैं अबाउट द एटम। एटम इज द atom word derived from the atomos. And what do you mean by the atomos? Indivisible. What do you mean by this? Indivisible. ये पुराना concept. और indivisible means it cannot be break further. आप इसको मजीद ब्रेक नहीं कर सकते। तो जब ये कॉन्सेप्ट चलता रहा ना, ये तकरीबन 16th सेंचुरी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, तो उस वक्त तक ये सोचा कि एटम इतना है। लेकिन जब जैसे जैसे आपके पास साइंस में जो है वो एडवांसमेंट आती गई, वैसे वैसे ही कॉन्सेप्ट बना, अगर एटम तोड़ नहीं सकते तो आखिर एटम के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसने उसको इतना पावरफुल बना दिया कि हम उसे तोड़ नहीं पाते। सही है, तो हमने क्या किया, एटम्स को स्टडी करना है स्टार्ट। इसके लिए नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने काम स्टार्ट किया, लेकिन जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट अप्रूव हुआ वो आपके पास प्लम पुडिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है। ये प्लम पुडिंग कॉन्सेप्ट क्या है, इसको आप मॉडल भी कह सकते हैं। इसने हमें कहा एटम अगर ये है तो इस एटम के अंदर दो चीजें हैं। जिस तरह आपके पास कोई पुडिंग, कोई डिजर्ट, कोई मीठी डिश मौजूद हो और आप उसको ऊपर से सजाना चाहें, स्प्रिंकलिंग करना चाहें, तो ये कलर्ड मटेरियल बंटीज डालना चाहें, तो आप जब उसे डालते हैं, here and there scattered form of the material will be looking। तो आपके पास क्या होगा यहाँ पर, बहुत सिंपल, उसने कहा एटम है, एटम में यहाँ वहां चार्जेस नजर आए, और वो चार्जेस क्या है, इंसर्ट है, सही, इंक्लोज्ड है। लेकिन वो चार्जेस कौन कौन से हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव। आज तक प्लम पुडिंग हम क्यों पढ़ते हैं, सिर्फ इस वजह से उसने बात दो चीजों के बारे में बिल्कुल सही कि एटम हैव द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स। तो इसकी इंपॉर्टेंस हमारी नजर में आज तक इसलिए है कि इट गिव द आइडिया अबाउट द प्लस एंड माइनस चार्जेस इनसाइड द एटम, जिसका किसी ने नहीं बताया। देन फिर क्या हुआ, देन फिर आपके पास नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट, और उन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट पर जाने से पहले आपको एक सीरीज ऑफ जो है वो एक्सपेरिमेंट के जरिए एक बात पता चली कि एटम कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये सिर्फ आसानी से नहीं आ गया, अप्रोक्सीमेटली 10 years, 10 साल लगे, और इन 10 साल के अंदर पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, देन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। और ये भी कब, जब आपके पास एक स्पेशली डिजाइन ट्यूब बन गई थी, जिसे बनने में ही
2 साल लगे थे, विच इज डिस्चार्ज ट्यूब। और इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए डिस्कवरी हुई किसकी? इलेक्ट्रॉन की। किसकी? प्रोटॉन की। फिर किसकी? न्यूट्रॉन की। लेकिन जब तक हम न्यूट्रॉन तक आए, एक और प्रोसेस डिस्कवर हो चुका था, विच इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हम कभी भी न्यूट्रॉन तक नहीं पहुंच सकते थे। तो क्या ये जो मैंने इतनी आसानी से आपको बात बताई, और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी सिर्फ इस प्लम पुडिंग की वजह से, कि प्लस माइनस चार्ज है इसका मतलब कोई पार्टिकल्स मौजूद है, इसका मतलब हम इसे डिस्कवर करना चाहते हैं। तो ये जो दोनों एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डन बाय द क्रुक्स and discovery of proton done by the Goldstein, and discovery of neutron is done by the आपके पास number of group of scientists which takes part in the explanation of the radio activity। आपके पास ये पूरी सीरीज, हम कोई काम नहीं कर सकते थे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जब तक हमारे पास कंसेप्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ना होता। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट1, इलेक्ट्रॉन का नाम है ना, इसका जो ELECTR, इट अराइज फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी। और ओन पहले 1 था, ONE, फर्स्ट पार्टिकल विच इज अराइजिंग, विच इज डिस्कवर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। आप गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए थे, जिसे ऑब्जर्व किया किसने? क्रुक ने। देन प्रोटॉन, गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट। इसको गोल्डस्टीन क्या है? ये बेचारा जो एक्सपेरिमेंटल, जिसे आप कहेंगे ना केमिस्ट, फिजिसिस्ट, ये कोई केमिस्ट नहीं, फिजिसिस्ट बाद में बना, लेकिन ये पहले क्या था भाई? ये आपके पास कहते हैं ना ज्वेलर, गोल्डस्टीन नाम ही बता रहा है, तो क्या गोल्ड से रिलेटेड काम करता था। तो इसको पहले जमाने में क्या होता था, जगह जगह लैब्स होती थी, इसको शौक था कि मुझे लैब में जाके काम करना है, और इस चक्कर में उसने काम किया क्रूक के साथ। और जब क्रूक ने ये बताया कि एटम कंसिस्ट ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो पता है उसके जहन में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज दैट कि अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, क्योंकि दुनिया की ये हकीकत है कि अगर अच्छाई होगी तो बुराई होगी, नेकी होगी तो बदी होगी, और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव भी। इस चक्कर में उसने क्या किया? उसने कहा नहीं, एक सिंगल चार्ज कभी भी नहीं हो सकता, यहाँ पे दूसरा चार्ज भी। और उसने किस बात से अपने आप को सपोर्ट किया? प्लम पुडिंग से। क्योंकि प्लम पुडिंग ये बात बता चुका था कि एटम कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। बात समझ में आई? अब उसने इस चक्कर में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और ये बात प्रूव की कि वहां पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हैं, दैट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज प्रोटॉन्स। प्रो, सही है? प्रो किसे कहते हैं? PRO, प्रोटॉन्स। ये पहले नाम था प्रोटॉन्स, फिर अराइज होते होते किस पर आ गया? प्रोटॉन्स पर। यानी फर्स्ट पार्टिकल के बाद वाला पार्टिकल जो आपके पास डिस्कवर हुआ, इट विल बी नेम्ड एज द प्रोटॉन्स। तो बेटा यहां तक ये मैंने आपको शॉर्टली बताया, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं, ये हमें नहीं पढ़ना कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई। लेकिन इसलिए बताया कि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप अचानक से क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हो। तो इसलिए हिस्ट्री हमें बताना जरूरी होती है शॉर्टली, हाउ वी डिस्कवर्ड अबाउट द नंबर ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स इनसाइड एन एटम। इट्स क्लियर? यहां तक हम आज अपनी क्लास रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। एनी क्वेश्चन? अलीसी, तो बताइए व्हाट इज एन एटम? Smallest particle of Okay. Smallest particle and cannot be broken down and derived from the atomos, which means indivisible. After the discovery of the subatomic particles, indivisible term is correct or incorrect? Incorrect. ये बात याद रखेंगे, पुराना कंसेप्ट इनडिविजिबल था, लेकिन अब एटम क्या है? डिविजिबल। आज की अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं, एटम सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, हाइड्रोजन्स, मीजन्स, इन सब के ऊपर डिपेंडेंट। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ेंगे मैं आपको बता दूंगी। सही? तो आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं।
नहीं